दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा आपसे एक एकेडमी परिवार की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग यहां पर टीजीटी पीजीटी कला के विषय में पढ़ेंगे। जैसे हमने कला आप लोग से कहा, सबसे पहले हमें समझना होगा कला क्या है, कला शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ क्या है, कला की परिभाषाएं क्या हैं, कला के प्रकार क्या है और कला का वर्गीकरण क्या है। उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कला अध्ययन के स्रोत एवं विशेषताओं के विषय में हम आपको बताएंगे। चित्रकला की परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार एवं चित्र के प्रकार। उसके बाद साहित्य में चित्रकला का क्या स्थान है और भारतीय कला की पृष्ठभूमि के विषय में हम बताएंगे। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कला। तो सबसे पहले हमने लिखा कला, इसके विषय में हम समझ लेते हैं कि कला क्या है। तो कला किसी कार्य को संपूर्ण कुशलता के साथ करने की प्रवृत्ति को जो है हम कला कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी दे रहा हूं, किसी भी कार्य को संपूर्ण कुशलता के साथ कुशलता के साथ करने की प्रविधि को कला कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कला किस भाषा का शब्द है, उसे संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, जर्मन भाषा में क्या कहते हैं और यूनानी भाषा में क्या कहते हैं। कला शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, जर्मन, यूनानी और अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में कला, जर्मन भाषा में कुंस्त, यूनानी भाषा में तेरेब्जे व अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहते हैं। तो हमने देखा। नेक्स्ट, कला संस्कृत भाषा में इसे कला कहते हैं, संस्कृत भाषा में कला कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कड धातु से हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कड धातु से हुई है। कड धातु से हुई और कड शब्द का क्या अर्थ होता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो कड का अर्थ प्रसन्न करना, प्रसन्न करना व स्वस्थ करना होता है। के बाद हम देखेंगे कला को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं। तो कला को कला को अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी भाषा में आर्ट
आर्ट कहते हैं। आर्ट कहते हैं और आर्ट शब्द का प्रयोग कला के क्षेत्र में या कला के लिए 13वीं शताब्दी में हुआ। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में हुआ है। यहां पर चित्र चमड़े पर बना हुआ है। यहां पर या ऋग्वेद में या ऋग्वेद में ऋग्वेद में चित्र चमड़े पर बना हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग कहां पर हुआ है। तो कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में हुआ है। किंतु कला शब्द का यथार्थवादी व प्रामाणिक प्रयोग भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाट्यशास्त्र आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसे ललित कलाओं का विश्वकोश कहा जाता है। भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि कला की परिभाषा क्या होती है। अभी हमने देखा कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले और इसका अर्थ क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, इसके संदर्भ में हमने देखा। के बाद कला की परिभाषा क्या होती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो कला की परिभाषा कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। कला की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग अलग समय में भिन्न प्रकार के विद्वान हुए और उन्होंने कला की अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि कला में मनुष्य अपने स्वयं की अभिव्यक्ति प्रदान करता है और जयशंकर प्रसाद ने कहा ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का
संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है वह कला है। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने प्लेटो ने कहा कि कला सत्य की अनुकृति है एवं अरस्तु ने कला प्रकृति का अनुकरण है। फ्रायड ने कला मानव की दमित वासनाओं का उभार है। टॉलस्टॉय ने कहा क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द के द्वारा भावों की वह अभिव्यक्ति जो श्रोता, दर्शक, पाठक के मन में वही भाव जागृत कर दे या उत्पन्न कर दे उसे हम कला कहते हैं। रोचे के अनुसार कला बाह प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। रस्किन के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरी कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। माइकल एंजेलो जो इटालियन चित्रकार एवं मूर्तिकार हैं, उन्होंने कला के विषय में कहा कि कला के महान कृतियों की दिव्य झलक की छाया माना है। शोपेनहावर ने भी कला की परिभाषा दिया। उसके साथ साथ परमानंद चुएल, जिन्हें पीएन चुएल के नाम से जाना जाता है, पीएन चुएल, इन्हें भैंसों का कलाकार भी कहा जाता है। भैंसों का कलाकार भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। इन्होंने क्या कहा? कला आदमी को कला आदमी को कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। उसके बाद हम देखेंगे कला के प्रकार। क्या देखेंगे? कला के प्रकार कितने होते हैं। कला के प्रकार। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कला कितने प्रकार की होती है। तो कला के प्रकार, जिस रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर कला का प्रकार होता है। जिस रूप अथवा तत्व का निर्माण किया जाता है उसी के नाम पर कला का प्रकार होता है। जैसे मूर्तिकला, मूर्तिकला, चित्रकला, इसके अंतर्गत हम भवन की भित्तियों, छतों या स्तंभों अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर जो है अंकित करते हैं। मृदभांड कला, मृदभांड कला के अंतर्गत हम जो है मिट्टी के बर्तन पर जो कलाकृतियां हमारी बनती हैं उसे मृदभांड कला कहते हैं। मुद्रा कला, सिक्के या मोहरे। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभी जिस पदार्थ से कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उसी पदार्थ के नाम पर कला का प्रकार जाना जाता है। कभी कभी जिस पदार्थ से इस पदार्थ से कलाकृतियों का
कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, उसी के नाम पर कला का प्रकार जाना जाता है। जैसे प्रस्तर कला, तंत्र कला, धातु कला, मृत्तिका कला। जैसे प्रस्तर कला, प्रस्तर कला के अंतर्गत हम प्रस्तर अर्थात पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। धातु कला, धातु कला, धातु कला तांबे व पीतल से बनी हुई आकृतियों या कलाकृतियां होती हैं। दंत कला, हाथी के दांत से बनी कलाकृतियां। दंत कला, हाथी के दांत से बनी कलाकृतियां। उसके बाद हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि मूर्ति कला निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। मूर्ति मूर्ति कला निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहला मूर्ति कला, ठीक, इसके अंतर्गत जो है हम यह अध्ययन करते हैं जिसमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ऐसी मूर्ति का अवलोकन हम आगे से, पीछे से और चारों तरफ से किया जाता है। ठीक है। दूसरा उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण कला, इसमें हम जो है, जिसमें पत्थर, चट्टान, धातु व काष्ठ फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है, उसे हम उत्कीर्ण कला कहते हैं। उत्कीर्ण कला को जो है अर्धचित्र कहा जाता है और ये अर्धचित्र दो शैलियों में निर्मित होते हैं। उत्कीर्ण कला को क्या कहते हैं? अर्धचित्र कहा जाता है। अर्धचित्र कहा जाता है। अर्धचित्र कहा जाता है और यह अर्धचित्र जो है आपका दो शैलियों में निर्मित होता है। पहला हाई रिलीफ और दूसरा लो रिलीफ। हाई रिलीफ में गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में उभार आए और जीवंत हो सके। लो रिलीफ में जो है इसमें हल्का तराशा जाता है और इसलिए आकृतियों में चपटापन सा रहता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण, यहां पर हम विचार करेंगे क्या कला का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कला का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने कहा
जिसमें क्रोचे का नाम प्रमुख है कि कला का विभाजन नहीं हो सकता है। कला का विभाजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, यह कथन आपका क्रोचे ने कहा है। किंतु मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में कला को दो वर्गों में विभाजित किया है। किंतु मोनियर विलियम्स ने मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में कला को दो वर्गों में बांटा है। पहला उपयोगी कला, दूसरा ललित कला। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उपयोगी कला क्या है और ललित कला क्या है। उपयोगी कला, इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जो जीवन में उपयोग होने वाली या जिसके माध्यम से जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री का निर्माण किया जाता है, उसे उपयोगी कला कहते हैं। तो इसके माध्यम से जीवन में उपयोग होने वाली सामग्री का निर्माण किया जाता है, उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। उसके बाद फिर ललित कला, इसके अंतर्गत वह कलाएं आती हैं। ललित कला इसके अंतर्गत वह कलाएं आती हैं जिसमें जीवन में मानसिक आनंद या आत्मिक आनंद प्रदान होता है। इसके अंतर्गत वे कलाएं आती हैं जिससे वे कलाएं आती हैं जिससे हमें मानसिक आनंद प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि ललित कला के अंतर्गत कुल कितनी कलाएं आती हैं। तो ललित कला के अंतर्गत कुल 6 कलाएं आती हैं। सामान्य रूप से
ललित कला के अंतर्गत कुल 6 कलाएं आती हैं। पहला चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चौथा संगीत कला, पांचवा काव्य कला, छठा नृत्य कला। उसके बाद हम देखेंगे कि जर्मन दार्शनिक हेगेल, जिनका पूरा नाम G.W.F. हेगल या जॉर्ज विल्हम फ्रेडरिक हेगल है, उन्होंने ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं जो है मानी है। किंतु जर्मन दार्शनिक हेगेल ने ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं मानी है या माने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया है, माने हेगेल ने जो वर्गीकरण किया है, उनके वर्गीकरण को क्या कहते हैं, तो हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जाना जाता है। हेगेल के वर्गीकरण को हेगेल के वर्गीकरण को हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट के नाम से जानते हैं। के बाद हम देखेंगे कि ललित कला में कौन कौन सी कलाएं जो है हमारी आती हैं। पहले ही हमने बताया कि हेगेल ने जो है ललित कला को 5 भागों में विभाजित किया या 5 में वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य या वास्तुकला। तो काव्य कला, पहला नंबर काव्य कला, दूसरा, तीसरा काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, चौथा एवं पांचवा तो मूर्तिकला, और स्थापत्य कला। इसमें हम देखेंगे कि हेगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ एवं स्थापत्य कला को निम्न माना है। हेगेल ने काव्य
कला को सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ एवं स्थापत्य कला को स्थापत्य कला को निम्न माना है, निम्न माना है। दूसरी बात जो है, प्लेटो ने संगीत कला को संगीत कला को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र सूत्र के अनुसार चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सम्रांगण सूत्रधार में भी चित्रकला को सारे शिल्पों में प्रमुख माना गया है और इसमें कहा गया है सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य प्रियम, माने सभी शिल्पों में चित्रकला या सभी शिल्पों का मुख जो है चित्रकला को माना गया है। ठीक है, सभी शिल्पों का मुख जो है चित्रकला को माना गया है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कला अध्ययन का स्रोत हमारा क्या क्या है। कला अध्ययन का स्रोत, इसका तात्पर्य यह है कि किन किन माध्यमों से जो है हमें कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक कला, धार्मिक ग्रंथों से कला की क्या जानकारी मिलती है, शिलालेखों से जानकारी मिलती है, प्राचीन खंडहर, मोहरे एवं मुद्राएं, यात्रियों के वृत्तांत से, आत्मकथाओं से। तो ऐतिहासिक कला जो है सबसे पहला जो है हमारा स्रोत है। ऐतिहासिक कला इसके अंतर्गत राजा महाराजाओं के काल में घटित होने वाली घटनाओं से जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं और इनके घटनाओं से संबंधित जो ग्रंथ से हमें कला का प्रमाण मिला है या ऐतिहासिक ग्रंथों से जो प्रमाण मिलता है उससे जो है हम अध्ययन करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका धार्मिक ग्रंथ, इसके अंतर्गत जो है वेद और पुराण आते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपसे चर्चा किया था कि ऋग्वेद में चित्रकला के संदर्भ में हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है। चित्रकला के संदर्भ में सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है, वहां पर जो है चित्र चमड़े पर बना हुआ है, यह जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद फिर शिलालेखों के अंतर्गत अजंता के शिलालेख, बाघ के शिलालेख, सांची के शिलालेख से कला का प्रमाण मिलता है। फिर प्राचीन खंडहर जैसे अजंता, बाघ, एलिफेंटा आदि से हमें कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मोहरे एवं मुद्राएं सैंधो सभ्यता से, मौर्यकालीन से, मुगल काल से जो प्राप्त मोहरे एवं मुद्राएं हैं उनसे भी हमें कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद फिर यात्रियों के वृत्तांत, जैसे फाहियान ने जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का काल विवरण या कला विवरण प्रस्तुत किया है। उसके बाद मेगास्थनीज ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय का कला विवरण प्रस्तुत किया है। फिर आत्मकथाएं
यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आत्मकथाएं, जैसे मुगल बादशाह जो है कला प्रेमी शासक थे, बाबर की आत्मकथा से भी जो है कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बाबर की जो आत्मकथा, उसी वाकयात बाबरी, बाबर की आत्मकथा वाकयात बाबरी के नाम से जानते हैं। जहांगीर की आत्मकथा तुझकी जहांगीरी के नाम से जानते हैं। और आईने अकबरी में भी अबुल फजल से चित्रकला की जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर कला की विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके विषय में हम देखेंगे। कला की विशेषताएं, कला की विशेषताएं। मित्रों, यहाँ पर जो है हम यह अध्ययन करेंगे कि कला की क्या क्या विशेषता है, और जो हमें पाश्चात्य देशों की कलाओं से जो है वह पृथक करती है। हमारे भारत की कला की जो विशेषताएं हैं वह पाश्चात्य देशों की कला से जो है हमें पृथक करती हैं। सबसे पहले जो है धार्मिकता क्या है। पहला नंबर, धार्मिकता। धार्मिकता, हमारे भारत में जो है कला का जन्म धर्म की सीमाओं से हुआ, ऐसा माना जाता है। हर देश में कला के माध्यम से ही अपनी धार्मिक मान्यताओं को जनता तक पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से जो है भारतीय चित्रकला एवं शिल्पकला का 3-4 हजार वर्षों से धर्मों से हमें धर्मों से घनिष्ठ संबंध हमारा रहा है। दूसरी विशेषता हमारी जो है वह कल्पना है। दूसरी विशेषता क्या है? कल्पना है। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, जो हमारा चित्रकार है वह कल्पना के माध्यम से ही अपने भावों को चित्रपट पर प्रस्तुत करता है। देखेंगे कि भारतीय चित्रकला की जो प्रमुख विशेषता है वह है कल्पना प्रियता। इसके आधार पर भारतीय कला विकसित व पल्लवित हुई है। दूसरा, प्रतीकात्मकता। भारतीय कला में चिन्हों जैसे स्वस्तिक, चक्र, वृक्ष, सिंहासन, कलश आदि का विशेष स्थान रहा है। इसके माध्यम से भी जो है कला प्रस्तुत की जाती है। तीसरा, चौथा नंबर, अलंकारिकता। भारतीय कला अलंकार युक्त है। अलंकारिकता, भारतीय कला अलंकार युक्त है, क्योंकि भारतीय कला सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की कल्पना की है। जैसे कमल के समान नेत्र, जैसे कमल के समान नेत्र, चंद्र के समान मुख की चर्चा जो है हम करते हैं। जैसे मुगल चित्रों के हाशियों में फूल, पत्तियों, पशु, पक्षियों का अलंकरण जो है मिलता है। आदर्शवादिता, भारतीय चित्रकार यथार्थ की अपेक्षा आदर्श की कल्पना करते हैं। जैसे उन्होंने जो है चर्चा किया, जैसे राजा हो तो आदर्श राजा हो। बुद्ध को ज्ञान देने वाले के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रेमी को आदर्श प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये सब जो है कलाकारों का प्रेरणा स्रोत रहा है। जैसे रेखा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला क्या है? रेखा प्रधान है। यहाँ पर हम देखते हैं रेखा क्या है, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम रेखा कहते हैं। उसके बाद रेखा द्वारा गोलाई, परिप्रेक्ष्य आदि सभी कुछ प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। रंग, आकृतियों में सपाट रंग का प्रयोग किया जाता है, किंतु वे सांकेतिक आधार पर, इसके आधार पर, सांकेतिक आधार पर है, जिसके साथ अलंकारिकता व कलात्मकता योजना पर आधारित है। अगला जो है, अगली विशेषता जो हमारे भारतीय कला की है वह है मुद्राएं। मुद्राओं को हम भाव या छवि कहते हैं। मुद्राओं को क्या कहते हैं? मुद्राओं को हम
भाव या छवि कहते हैं। भारतीय कलाओं में मुद्राओं का आधार भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र था। अजंता शैली की मानव आकृतियां तो अपनी भावपूर्ण नित्य मुद्राओं के कारण जगत प्रसिद्ध है। अगली विशेषता जो हमारी है, कलाकारों के नाम हुआ। प्राचीन चित्राकृतियों में कलाकारों ने अपना नाम अंकित नहीं किया, किंतु राजस्थानी शैली में कहीं कहीं चित्राकृतियों के पीछे जो है नाम अंकित मिलता है। लेकिन मुगल काल में चित्रकारों द्वारा चित्राकृतियों पर नाम अंकित करने की प्रथा प्रचलित हुई। उसके बाद मित्रों हम देखेंगे कि चित्रकला का अर्थ एवं परिभाषा। चित्र क्या है और चित्रकला क्या है? चित्र कितने प्रकार के होते हैं, चित्रकला कितने प्रकार की होती है, चित्रकला का उद्देश्य क्या है, इन तथ्यों का भी जो है हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं चित्रकला का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि चित्र क्या है। आप लोग अमर सिंह का नाम निश्चित रूप से सुने होंगे। उन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम अमरकोश है। तो अमरकोश में उन्होंने लिखा, चित्रकारों के चयन की स्वाभाविक परिणति करने वाली अकृत्रिम खड़ंगमाला को चित्र कहते हैं। अगर न समझ में आया हो दोबारा बोला जा सकता है, चित्रकार के चयन की स्वाभाविक परिणति करने वाली अकृत्रिम खड़ंगमाला को चित्र कहते हैं। चित्रकला के विषय में चित्रकला के विषय में शिल्प रत्न में कहा गया है कि चित्र रथ यत चित्रम। शिल्प रत्न में क्या कहा गया है? शिल्प रत्न में चित्र रति यति चित्रम, चित्ररति यति चित्रम। चित्रम इसका तात्पर्य हुआ जो चित्र आनंदित करता हो, जो चित्र आनंदित करता हो वस्तुतः वही चित्र है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि चित्रकला क्या है। चित्रकला यानी वह कला जिसके अंतर्गत हम चित्रों का अध्ययन करते हैं उसे चित्रकला कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे चित्रकला के प्रकार। चित्रकला के प्रकार। चित्रकला के प्रकार, यह कितने प्रकार की होती है? तो चित्रकला आपकी 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? चित्रकला 4 प्रकार की होती है। पहला आपका भित्ति चित्रण, दूसरा चित्रपट, तीसरा चित्रफलक, चौथा आपका लघु चित्र। भित्ति चित्रण क्या है उसके विषय में जानेंगे। भित्ति चित्रण वह है दीवारों पर, कंदराओं पर, गुफाओं की दीवारों पर जो है चित्रित होते हैं। ठीक है, भित्ति चित्र को अंग्रेजी भाषा में म्यूरल्स के नाम से हम जानते हैं और इसका उदाहरण अजंता का चित्र। उसके बाद फिर चित्रपट। चित्रपट ऐसा इस शब्द से ही अर्थ इसका स्पष्ट होता है। पट माने कपड़ा, चित्र माने चित्र, माने ऐसा चित्र जिसका निर्माण जो है कपड़े पर किया जाता है उसे चित्रपट के नाम से हम जानते हैं। चित्रफलक
तीसरा नंबर चित्रफलक। चित्रफलक यह काष्ठ पर, काष्ठ अर्थात लकड़ी पर, पत्थर, धातुओं या ग्लास पर चित्र बनाए जाते हैं, उसे चित्रफलक कहते हैं, जैसे शीशे पर बना चित्र। चौथा नंबर हम देखते हैं लघु चित्र। कागज और पुस्तकों पर जो चित्र बनाए जाते हैं वह लघु चित्र की श्रेणी में आता है, जैसे बाल शैली, जैन शैली, अवरंश शैली और कंपनी शैली के चित्रों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे चित्रकला का उद्देश्य क्या है। क्या देखेंगे? चित्रकला का उद्देश्य। चित्रकला का उद्देश्य। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं जीवन के 4 प्रयोजन व 4 साधन होते हैं। जीवन के कितने प्रयोजन होते हैं? 4 प्रयोजन बताए गए हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन के 4 प्रयोजन। 4 प्रयोजन। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा नंबर मोक्ष। जीवन के हमारे जो है 4 प्रयोजन होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और यही उद्देश्य जो है चित्रकला का भी है, इन्हीं साधनों की प्राप्ति करना। चित्रकला का उद्देश्य भी इन्हीं 4 साधनों को प्राप्त करना जो है चित्रकला का उद्देश्य माना जाता है। यहाँ पर काम का संबंध जो है चित्रकला से है। उसके बाद हम देखेंगे विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र सूत्र। ठीक है, चित्र सूत्र यह 9 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, इसमें जो है कहा गया है कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, अर्थात कलाओं में श्रेष्ठ चित्रकला के द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए कला को जो है साधन माना गया है। अब हम चित्र के प्रकार देखेंगे। चित्र के प्रकार हमारे ग्रंथों में विशेष तौर पर विष्णु धर्मेत्तर के चित्र सूत्र से संबंध है। इसमें चित्र के प्रकार कितने दिए गए हैं? तो चित्र के जो है 4 प्रकार होता है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्र के 4 प्रकार दिए गए हैं। पहला आपका सत्य चित्र। चित्र के प्रकार तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं। पहला सत चित्र। सत चित्र इसे नेचुरल पेंटिंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नेचुरल पेंटिंग भी कहा जाता है। लोक जगत से सादृश्य पूर्ण, कोमल, प्रमाण तथा सुंदर आकार से युक्त लंबे अंगों वाला चित्र जो है सत चित्र माना जाता है। उसके बाद जो है वैणिक चित्र। दूसरे नंबर पर वैणिक। यहाँ पर हम देखेंगे वैणिक चित्र क्या है। तो सुडौल एवं पूर्ण स्वस्थ हो, न लंबा हो न ही श्रेष्ठ आकृति वाला हो, आकार एवं माप से पूर्ण हो, उसे हम वैणिक चित्र कहते हैं। तीसरा नागर चित्र, जिसके सभी अव्यय दृढ़ एवं हिष्ट पुष्ट हो, जो
गोलमाल गोलमोल हो न उत्कट हो, उसे नागर चित्र कहते हैं। इस चित्र इसे कहते हैं मालाओं एवं अलंकरण आभूषणों से पूर्ण चित्र को हम मिश्र चित्र कहते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि उपनिषद काल से गुप्त काल के कला ग्रंथों में भी 4 प्रकार के चित्रों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से है, जैसा विद चित्र, आविद चित्र, रस चित्र और धूल चित्र। तो हमने यहाँ पर जो है कला और चित्रकला के विषय में अध्ययन किया। अब हम आपको जो है साहित्य में चित्रकला का क्या स्थान है, यह हम अगली कक्षा में आप लोगों को बताएंगे। तो इसी के साथ जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। कल हम आप लोगों को बताएंगे साहित्य में चित्रकला का स्थान, उसके साथ साथ जो है इस अध्याय से संबंधित हम प्रश्नों को भी हल कराएंगे। इस अध्याय से संबंधित हम प्रश्नों को भी हल कराएंगे। ठीक है मित्रों, आज की कक्षा हम यहीं पर विराम देते हैं। कल हम इसी टाइम आप लोगों से पुनः मिलेंगे और अपेक्षा करते हैं कि यह टॉपिक आप लोग पढ़ करके निश्चित रूप से आएंगे। ठीक दोस्तों, नमस्कार।